स्टडी विद निशु में आपका एक बार फिर से भरपूर स्वागत है। आज हिस्ट्री के एक नए कड़ी में, इतिहास के एक नए कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं किसकी, और आज हम बात करने वाले हैं जो पुष्पभूति वंश है उसकी बात करने वाले हैं। और हम जहाँ तक है हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो अब लगभग समाप्ति की ओर है और मध्य भारत आने वाला है। अगर हम देखेंगे कि इस जो हमारा उत्तर, जिसको उत्तर प्राचीन भारत कहते हैं, तो उत्तर प्राचीन भारत में क्या है, अब थोड़े थोड़े जो जो मगध है, जो पहले क्या है, जो प्राचीन भारत में क्या हुआ करता था, जो एक शासन का महत्वपूर्ण क्षेत्र मगध हुआ करता था। कौन सा क्षेत्र हुआ करता था कि भाई जो प्राचीन में जो हमले हुए हैं वो 16 महाजनपद छोटे छोटे उदय हो गए थे, और उन 16 महाजनपद में से जो एक मगध था तो उसमें अधिकार क्षेत्र की लड़ाई होती थी। बट क्या है, जैसे जैसे अब जो प्राचीन भारत खत्म होता जा रहा है और हम मध्य भारत के एक एरा में स्टार्ट कदम रखने वाले हैं, तो उसमें क्या है, मगध को अब उतना एक आधिपत्य स्थान छोड़कर अब कन्नौज को लेकर लड़ाई होगी। जो अभी 3-4 वंश आएंगे इसके बाद, पुष्यभूति वंश के बाद, जैसे अपना गढ़ेवाल वंश हो गया ना, बंगला वंश हो गया, शैन वंश हो गया, और ऐसे छोटे गुज्जर प्रतिहार वंश हो गया, चालुक्य हो गए, प्रतापी के चालुक्य हो गए, और चालुक्य सोलंकी हो गए। तो ये जो छोटे छोटे वंश आएंगे वो कन्नौज को लेकर क्या है, आपस में लड़ाई करेंगे। तो एक शक्ति का जो केंद्र है वो मगध को छोड़कर अब कन्नौज हो जाएगा, जिसमें हम देखते हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष होता है कन्नौज के लिए। तो उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद होता है मध्य भारत की स्टार्ट हो जाती है, और मध्य भारत में वही हम पढ़ेंगे सल्तनत, दिल्ली सल्तनत और तमाम जो इस्लामिक राजा भारत पर राज्य करते हैं उसके बारे में हम वो पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जब अंग्रेजों का आगमन होता है भारत में, फिर क्रांति, उसके बाद फिर जो क्रांति आंदोलन होंगे, फिर आज़ादी मिलेगी, उसके बाद फिर हम आधुनिकता की ओर बढ़ते जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी हमारा जो प्राचीन भारत है वो अंतिम छोर पर है, अंतिम कड़ी उसकी और अंतिम क्षणों पर है। तो आज हम देख लेंगे क्या, जो हमारा पुष्पभूति वंश है उसके बारे में हम देख लेंगे। तो पुष्पभूति जो वंश है उसका जो चौथा राजा था कौन, प्रभाकर वर्मन। तो प्रभाकर वर्मन उसका कौन सा चौथा राजा था। उसके बाद उसका पुत्र आया, उसका पुत्र कौन था, राज्यवर्धन। उसका पुत्र कौन था, राज्यवर्धन था। राज्यवर्धन की जो मृत्यु है वो किसने कर दी थी, उसकी मृत्यु किसने कर दी थी, जो बंगाल का शासक है शशांक ने उसकी मृत्यु कर दी थी। किसने, शशांक ने उसकी मृत्यु कर दी थी। अब उसके बाद राज्यवर्धन के बाद किसने शासन संभाला, अब राज्यवर्धन के बाद शासन संभालना किसने, हर्षवर्धन ने। तो हर्षवर्धन एक भारत का जो महत्वपूर्ण राजा हुआ, और प्राचीन भारत का ये अंतिम चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है इसको, और इसको शिला आदित्य भी कहा जाता है। इसको क्या कहा है, इसको शिला आदित्य भी कहा जाता है। और हर्ष ने 616 ईस्वी में क्या है, शासन संभाला, और उस समय वो मात्र कितना साल का था, 16 साल का था। उस समय वो मात्र 16 साल का था, और उसने वहाँ क्या है, थानेश्वर में थानेश्वर की गद्दी पर वो बैठा, और इसने कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया। किसने, हर्षवर्धन ने कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया। अब अगर हम बात करें कि अब देखो, जो राज्यवर्धन की हत्या हुई थी किसने की थी, शशांक ने। तो स्वाभाविक बात है हर्ष उसको मारेगा, कौन, हर्षवर्धन उसको मारेगा। तो हर्षवर्धन ने जो असम, जिसको कामरूप बोलते हैं, कामरूप उस क्षेत्र का था, तो असम के जो राजा है उससे सहयोग लेकर क्या किया कि शशांक की मृत्यु करवा दी या हत्या कर दी, है ना। और जब शशांक की मृत्यु करवा दी और शशांक की जब हत्या हो गई, तो हर्षवर्धन है उसने क्या किया, बंगाल को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। यही ना होता है, बस राजा को हट गया तो भाई वहाँ की जो आजू बाजू जो प्रजा है वो कमजोर है। अगर सेनापति होता तो लड़ाई करता, और उसके बाद अगर जो शशांक के बाद कोई अच्छा राजा होता तो वो हर्ष लड़ता। लेकिन सारे कैसे थे, निर्बल थे और अयोग्य थे। तो हर्षवर्धन ने शशांक की मृत्यु या हत्या करने के बाद, एक प्रकार से हम बदला लेने के बाद उसने, हर्ष ने
बंगाल को अपने राज्य में शामिल कर लिया। और उसके बाद क्या होता है कि जो जो बल्लवी वंश के जो ध्रुवसेन है, आपने देखा था बल्लवी का गुजरात में, तो जो बल्लवी वंश के ध्रुवसेन है उसको भी पराजित किया। किसने? हर्षवर्धन ने। उसको भी हर्षवर्धन ने पराजित करके क्या है, फिर उसके साथ जो वैवाहिक संबंध है वो स्थापित कर लिए। जैसे उस जो पुत्री थी राजश्री, उसके जो हर्षवर्धन की पुत्री थी राजश्री का क्या है, विवाह कर दिया था किसमें? वल्लवी वंश में। वल्लवी वंश में विवाह कर दिया था, वल्लवी वंश में विवाह कर दिया था। उसके बाद हमें और भी ज्ञात होता है कि नर्मदा नदी के तट के किनारे जो हमारे जो एहोल है, एहोल एक अर्थशास्त्री हैं, उनके अनुसार भाई हर्षवर्धन हारा था किससे? वो हारा था जो बातापी के चालुक हैं पुलकेशिन से वो पराजित हुआ था। कौन? हर्षवर्धन। कौन हुआ था? हर्षवर्धन वो पराजित हो गया था। बट हर्ष ने क्या है, पूरे उत्तर भारत पर क्या है, अपना आधिपत्य कर लिया था। क्या है? आधिपत्य कर लिया था उसने। पूरे में जो हमारे उत्तर भारत है, उत्तर भारत में क्या है, पूरा का पूरा आधिपत्य कर लिया था। और फिर इन्हीं के समय क्या है, हर्षवर्धन के समय ही कौन? चीनी यात्री हेंगसॉन ने क्या है, हेंगसॉन ने जो चीनी यात्री है, हर्षवर्धन के समय ही उसने यात्रा की थी भारत की। और उसने अपनी पुस्तक सीयू की पुस्तक में जो है वेनसॉन्ग है, उसकी जो पुस्तक है सीयू, उसकी पुस्तक में बहुत सी ऐसी जो बातें हैं जिसमें भारत का वर्णन मिलता है हमें। और हम बात करें कि हर्षवर्धन ने वेनसॉन्ग की अध्यक्षता में कन्नौज में एक धर्म सभा का आयोजन किया, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के अलावा ब्राह्मण को भी आमंत्रित था। तो जो वेनसॉन्ग है वो हर्षवर्धन की अध्यक्षता में एक बौद्ध सभा आयोजित करता है, और उसमें जो बौद्ध भिक्षु को तो बुलाता ही है, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं उनको तो बुलाता ही है, जो बौद्ध धर्म के समझदार उसको बुलाता ही है, बल्कि जो ब्राह्मण है उनको भी क्या है, आमंत्रण देता है और इस सभा में सबको आमंत्रित करता है। और हम बात करें आगे, तो वेनसॉन्ग भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। तो जो वेनसॉन्ग है, चीनी यात्री है, उसका भारत में आने का उद्देश्य क्या था? उसको एक तो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ना था और बौद्ध ग्रंथ का संग्रह करना था। मतलब जो यहाँ पर बौद्ध में ही भारत का बौद्ध धर्म है, उसका जो उत्थान है, जो उदय है, वो भारत में हुआ था। और उसके जो साक्ष्य हैं और उसके जो तमाम प्रकार की बुक्स हैं, जो तमाम प्रकार की पुस्तकें हैं, उसको कलेक्ट करने के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए, और बौद्ध जितने भी साक्ष्य हैं उसको इकट्ठा करने के लिए जो वेनसॉन्ग भारत में आया था। और अगर हम देखें 643 ईस्वी में चीनी सम्राट लोएंग हुइस किंग नाम के दूत को हर्ष के दरबार में भेजा गया था। तो 643 ईस्वी में चीनी सम्राट है वहाँ पर भी क्या है, जैसे हमारे यहाँ राजा हुआ करते हैं, वैसे तमाम प्रकार के जो देश हैं वहाँ पर भी उनके जो लोकल एरिया के राजा हैं वो हुआ करते थे। जब अपन विश्व इतिहास की ओर जाएंगे तो उस पर अपन देखेंगे जो चीन था उसमें किस प्रकार के राजा थे, जो रूस था उसमें किस प्रकार के राजा थे, जो ब्रिटेन था उसमें किस प्रकार के राजा थे, और जो अमेरिका था उसमें किस प्रकार के राजा था, जो फ्रांस था, जो जर्मनी था। तो जब हम विश्व इतिहास की ओर अपनी अध्ययन को ले जाएंगे तो उसमें हम देखेंगे तमाम प्रकार के जो देश हैं उसमें भी क्या है, किसी न किसी प्रकार के राजा का क्या है आधिपत्य रहा, और वहाँ भी क्या है वंश चले, जैसे हमारे यहाँ चला वैसे वहाँ भी चला। तो जो चीनी यात्री थे, कौन? जो चीनी सम्राट थे लोएंग हुई आई किंग ने क्या है के दूत हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के महायान शाखा का संप्रदाय होने के साथ साथ विष्णु और शिव की स्तुति करता था। तो भाई जो सम्राट हर्षवर्धन था वो बौद्ध धर्म के महायान शाखा होने के साथ साथ भी क्या है, भगवान शंकर और भगवान विष्णु की स्तुति करता था, मतलब पूजा किया करता था। हर्षकाल के जो लेख हैं, हर्षकाल के लेखों में क्या है,
3 करोड़ की हमें जानकारी मिलती है। हर्षकाल के लेख मतलब क्या होता है, जो रिकॉर्ड है उसमें हमें 3 करोड़ की जानकारी मिलती है। देयर आर 3 टाइप ऑफ रेवेन्यू टैक्स आर कलेक्टेड बाय द सोर्स ऑफ हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के जो रिकॉर्ड्स के अनुसार हमें 3 करोड़ की जानकारी मिलती है। तो उसमें सबसे पहले भाग, हिरण्य तथा बाली। तो ये जो 3 प्रकार के जो कर है उसके संबंध में जानकारी मिलती है। सबसे पहले जो किसानों, जो कृषक से जो कृषि करता है, जो कृषक हैं, उससे क्या है, उपज का 1/10 भाग लिया जाता था। किससे? जो किसान हैं उनसे उनके उपज का 1/10 भाग लिया जाता था। और जो हिरण्य का मतलब, जो हिरण्य जो हमारा कर है उसका मतलब था कि नगद कर। उसका मतलब क्या था? नगद कर। और जो बलि है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये किस प्रकार का करता, विच टाइप ऑफ दिस टैक्स आर, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। किसकी? बलि। उसके बाद अगर हम बात करें, हर्ष के द्वारा प्रयाग में प्रति 4 वर्ष बाद में एक धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। तो भाई हर्ष के काल में क्या होता था कि प्रत्येक 4 साल में, है ना, एवरी 4 ईयर, भाई हर एक मतलब जो प्रत्येक 4 साल में एक बार क्या है, एक मेले का आयोजित, एक धार्मिक मेले का आयोजित किया जाता था। और इस मेले को क्या कहा जाता था? इस मेले को महामोक्ष परिषद कहा गया था, है ना। यह समारोह लगभग 15 दिन तक चलता था। ये समारोह मतलब ये जो मेला है वो क्या है, 15 दिनों तक चलता था। इस धार्मिक उत्सव के अवसर पर हर्ष दीन दुखियों के बीच बहुमूल्य वस्त्रों और आभूषणों को लुटा देता था। तो भाई हमने देखा है कि जब इस जो हमारे ये जो कार्यक्रम चलेगा 15 दिनों का, जो महामोक्ष परिषद है, तो उसमें राजा, जो अच्छे राजा होते हैं, जो अपने प्रजा के लिए सोचते हैं, वो अपना जो भंडार गृह है वो खोल देते हैं। जैसे कि जो दीन दुखी हैं, अपनी प्रजा है और प्रजा के लोग हैं, उनके लिए तमाम प्रकार के जो साधन हैं वो मुहैया कराते हैं, जैसे कि दान देना और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिससे क्या है, प्रजा का हित हो। तो ऐसे ही जो हर्ष था वो ऐसे इस आयोजन पर क्या है, अब जो उसके राज्य में दीन दुखी हैं उसको क्या है, खूब सारा धन लुटाता था और जो भी मतलब जो मूलभूत आवश्यकताएं की चीज़ें हैं उनको प्रोवाइड कराता था। आगे अगर हम देखें, हर्षवर्धन उच्च कोटि का कवि था और नाटककार भी था। तो हर्षवर्धन के बारे में हमें जानकारी ये भी मिलती है कि वे एक उच्च प्रकार के कवि भी थे और नाटककार भी थे। इसने रत्नावली और प्रियदर्शिका और नागदंड नाटकों की रचना की। कौन कौन सी नाटकों की रचना की? प्रियदर्शिका, उसके बाद रत्नावली और नागदंड नाटकों की रचना की। बाण भट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। तो जो हर्षवर्धन के जो राज्य था उसमें जो बाण भट्ट था वो कौन था? एक दरबारी कवि था, जिसने हर्ष के चरित्र और कादम्बरी के नाम से पुस्तक लिखी। तो जो हमारा बाण भट्ट है उसने हर्ष के चरित्र पर और जो कादम्बरी, एक कादम्बरी जो पुस्तक है वो लिखी। मयूर ने सूर्यास्तक नामक श्लोक संग्रह किया। जो मयूर थे, है ना, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? 649 ईस्वी में। जो हम एक प्रकार से चक्रवर्ती हर्षवर्धन कहें, उनकी जो मृत्यु हुई है वो 649 ईसा में हो गई है। तो यहाँ तक हमने हर्षवर्धन के काल और हर्षवर्धन के जो हर्षवर्धन की पूरी जानकारी हमने ली कि कैसे वो राजा बने, किन किन लोगों को उन्होंने पराजित किया और वो किससे पराजित हुए और उनके राज्य प्रशासन में कैसी व्यवस्था थी। अब हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद अब क्या है, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर राजपूत काल की ओर अगर हम आगे बात करते हैं, राजपूत काल, तो हर्षवर्धन के बाद 650 से लेके 12 ईस्वी तक, 650 से लेके 12 ईस्वी तक कई राजवंशों का उदय हुआ था, है ना। हमने पहले भी मतलब स्टार्टिंग जब हम इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे थे या इस लेक्चर को स्टार्ट कर रहे थे, हमने पहले ही बता दिया था कि भाई जो अब क्या होगा कि छोटे छोटे राजवंश क्या है आपस में लड़ेंगे और उसके बाद क्या है, जो मध्य भारत होगा, दिल्ली सल्तनत, तो उसके बाद क्या है, हम तमाम प्रकार के इस्लामिक जो राजा हैं जो भारत पर राज किया उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसी बीच क्या है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 650 ईसा से लेके
1200 ईस्वी तक क्या होता है कि भारत में तमाम राजवंशों का उदय होता है ना। अगर हम किसके राजपूत जो है उनकी उत्पत्ति की बात करें तो इनके संबंध में क्या है, विभिन्न जो विद्वान हैं उनके बीच बहस है कि भाई राजपूत कहाँ से आए, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और उन्होंने क्या है भारत पे किस प्रकार से शासन किया। तो जितने भी तमाम प्रकार के जो विद्वान हैं उनके अनुसार अगर हम देखें तो कई लोगों ने कहा है कि राजपूतों की उत्पत्ति जो कोई हुई है किससे हुई है, वो अग्निकुंड से हुई है। कई लोगों ने कहा कि कुषाण से हुई है और कई लोगों ने कहा है कि जो हमारे विदेशी जाति उससे हुए। तो एक एक करके हम देखेंगे कि कौन का कैसा मत है। अगर हम किसकी बात करें, गौरीशंकर ओझा की, जो एक महान हमारे इतिहासकार हैं, और अगर उनकी बात करें तो उनका मानना है कि जो प्राचीन उत्पत्ति है प्राचीन क्षत्रियों से उत्पत्ति हुई है। मतलब जो राजपूत हैं उनकी उत्पत्ति किससे हुई है, जो प्राचीन क्षत्रिय लोग हैं उनसे राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। कोई किसके अनुसार, गौरीशंकर ओझा के अनुसार। वहीं हम दूसरे विद्वान की बात करें तो दूसरे विद्वान कौन है, चंद्रवरदाई। उनके अनुसार क्या है, अग्निकुंड से राजपूत जो है उनकी उत्पत्ति हुई है। उन्होंने अपनी एक पुस्तक भी उनकी पृथ्वीराज राशो, तो आगे हम बात करेंगे। तो जो चंद्रवरदाई है उनके अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई है, अग्निकुंड से हुई है। अग्निकुंड से एक विदेशी जाति के रूप में राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। ऐसा किसका कहना है, ऐसा चंद्रवरदाई का कहना है। आगे हम बात करते हैं फिर कर्नल टॉड के अनुसार। कर्नल टॉड के अनुसार क्या है कि जो राजपूत हैं वो विदेशी जाति से क्या है, वो विदेशी जाति से उत्पन्न हुए या विदेशी जाति से बिलोंग करते हैं। वहीं जो बी स्मिथ हैं, ये भी इतिहासकार हैं, और इतिहास का बी स्मिथ के अनुसार क्या है कि जो शक कुषाण आदि के मिश्रण से क्या है राजपूत उत्पन्न हुए। कौन, शक और मिश्रण के जो मिश्रण से राजपूत उत्पन्न हुए, ऐसा किसका कहना है, ऐसा बी स्मिथ के अनुसार कहना है। अगर हम बात करें डी.आर. भंडारकर के अनुसार एवं ईश्वरी प्रसाद के अनुसार, ये दोनों इतिहासकार हैं। कौन कौन, डी.आर. भंडारकर और एवं ईश्वर प्रसाद। तो इन दोनों के अनुसार क्या है, जो विदेशी मूल के लोगों से क्या है राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। तो तमाम प्रकार के जो इतिहासकार हैं उनमें क्या है एक कहीं ना कहीं एक डिबेट का और कहीं ना कहीं क्या है एक पक्ष वो एक तर्क नहीं बना पा रहे हैं या एक सही एक तर्क नहीं पहुंच पा रहे हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से क्या है राजपूतों की उत्पत्ति को दर्शाया है। तो अगर हम बात करें, जो कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूतों का इतिहास लिखा है, किसने, कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूतों का इतिहास लिखा है। अगर हम बात करें किसकी, चंद्रवरदाई की पुस्तक कौन, पृथ्वीराज राशो में इसमें बताया है, इस पुस्तक में किसमें चंद्रवरदाई की जो पुस्तक है पृथ्वीराज राशो, इसमें बताया गया है या कहा ऐसा लिखा गया है कि जो राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से है। इसके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि जो गुरु वशिष्ठ के द्वारा राजस्थान के माउंट एवरेस्ट पर एक पर्वत पर एक यज्ञ का आयोजन किया गया। किसका, एक यज्ञ का आयोजन किया गया और इस यज्ञ से प्रतिहार, परमार, चालुक्य, सोलंकी, चौहान, तो ये जो चारों वंश हैं या चारों जाति हैं वो उत्पन्न हुई है। किसके अनुसार, चंद्रवरदाई की जो पृथ्वीराज राशो है वो पुस्तक के अनुसार, और जो गुरु वशिष्ठ के अनुसार उन्होंने क्या है एक राजस्थान में एक पर्वत है माउंट आबू, उस पर एक यज्ञ कराया और यज्ञ करने पर जो क्या है हमारा जो प्रतिहार है, परमार है, चालुक्य, सोलंकी है, चौहान, ये जो चारों जाति का उत्पत्ति हुई चंद्रवरदाई के अनुसार। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम मिलेंगे अगले वाले वंश पर, जो कि क्या है एक प्रकार से दक्षिण भारत का इतिहास भी है, प्राचीन भारत का दक्षिण भारत का इतिहास भी हो जाएगा और उसमें ही इन तमाम छोटे छोटे वंशों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें कि गुज्जर प्रतिहार हो गया, परमार वंश हो गया, है ना, चालुक्य वंश हो गया, सोलंकी के और प्रतापी के। तो ये इन सब का अध्ययन करने के बाद हम कदम बढ़ाएंगे अपने मध्य भारत की ओर। तो हमारा जो प्राचीन भारत है वो लगभग समाप्त होने वाला है और अब हम आगे बढ़ने वाले हैं किसकी ओर, मध्य भारत की ओर। तो
ऐसे ही जर्नी बनाते रखिए और इतिहास को एक बेहतर समझ के लिए बिल्कुल देखते रहिए और हमेशा बने रहिए। और इतिहास से संबंधित समस्त प्रकार की जो जानकारियाँ हैं मेरे द्वारा आती रहेंगी। और इसके संदर्भ में जो हमारा जब पूरा कंप्लीट एक पैटर्न हो जाएगा मतलब आधुनिक भारत तक, इसके बाद बीच में एक जो हमारा विश्व हिस्ट्री है, जो हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री है, वो उसकी भी सीरीज लेके आएंगे। और आप देखते रहिए और एक इतिहास की एक बेहतर समझ के लिए। और जो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं उसको शेयर करें, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उसको भी शेयर करें, और ऐसे जो उपयोगी जानकारी है सबको प्रोवाइड करें। और हमें अपने देश के बारे में पता होना चाहिए, तो हिस्ट्री इसलिए आवश्यक है। चलिए, धन्यवाद।